हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड ईयर। आज हम नेक्स्ट यूनिट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन में कुछ मूलभूत टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो भिन्न भिन्न ऊर्जा व तरंग दैर्ध्य वाली जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को पृथक करके उनके द्वारा उनका लिया गया जो चित्र है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। या सरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि जब दृश्य प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो जो दृश्य प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उस चित्र को भी हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? वे विकिरण जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि उनका स्वयं का चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण, उनकी ऊर्जा की गणना हम एक सूत्र है E=h के द्वारा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि μ=c/λ होता है, तो E=c/hc/λ। अब h यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, c प्रकाश का या विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वेग है और लैम्डा यहाँ पर उसकी तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य, अब कुछ परिभाषाएं हैं जो कि मैंने पहले भी बता दी थी, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो तरंग दैर्ध्य है वो किसे कहते हैं। तो किसी भी तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, पूरी तरंग का जो उस तरंग की जो क्रेस्ट और ट्रफ के जो बीच की दूरी होती है उसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या तरंग द्वारा एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। न्यू क्या है? आवृत्ति है। तो आवृत्ति किसी किसी तरंग में किसी बिंदु से होकर 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ है। न्यू बार यहाँ पे तरंग संख्या होती है, तो 1 सेंटीमीटर दूरी में गुजरने वाली कुल तरंगों की संख्या को हम न्यू बार या वेव नंबर या तरंग संख्या कहते हैं। ई यहाँ पे एनर्जी है, हमें पता है। ठीक है, तो वे मैग्नेटिक जो रेडिएशंस है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है, इस स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंगें होती हैं, जैसे कि कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस IR, माइक्रोवेव रेडिएशंस और रेडियो वेव्स रेडिएशंस। तो कॉस्मिक रे एंड गामा रे जो रेडिएशंस होती हैं उनका उन विकिरणों का जो प्रभाव होता है पदार्थों पर, पदार्थों के साथ जो अंतःक्रिया होती है उसमें उसके नाभिकीय विन्यास में परिवर्तन होता है। मतलब पदार्थ के जो अणु परमाणु है उसके नाभिकीय विन्यास में परिवर्तन होता है। और एक्सरे के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वितरण में परिवर्तन होता है। अल्ट्रावायलेट से भी इलेक्ट्रॉनिक वितरण में परिवर्तन होता है। विजिबल से भी इलेक्ट्रॉनिक वितरण में परिवर्तन होता है। IR जो है उसके द्वारा अणु के विन्यास में, मतलब उसके कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन होता है, मतलब उसमें कंपन होते हैं IR के द्वारा। माइक्रोवेव जो है उसमें अणु के अभिविन्यास मतलब ओरिएंटेशन में परिवर्तन होता है, मतलब उसमें घूर्णन होता है। IR से कंपन होता है, माइक्रोवेव से रोटेशन होता है। ठीक है, और जो रेडियो वेव्स जो हैं उन रेडिएशंस के द्वारा 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन में परिवर्तन होता है और दूसरा न्यूक्लियर स्पिन में परिवर्तन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन में परिवर्तन होता है उसके द्वारा ESR इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस
दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम अध्ययन भी करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ बताया है, इस सीक्वेंस में रेडिएशंस की एनर्जी का मान घटता है, आवृत्ति भी घटती है और तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के, जैसे पहला है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम। तो किसी पदार्थ को जब ऊर्जा दी जाती है तो वो उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ के अणु या परमाणु अतिरिक्त ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ये विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाती है और वहाँ पे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो पदार्थ के अणु या परमाणु एनर्जी गेन करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और वापस जब निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो जो एनर्जी है वो फोटोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन रेडिएशंस फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसे हम डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लेते हैं और हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरा स्पेक्ट्रम है अवशोषण एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब किसी पदार्थ से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को गुजारा जाता है तो विकिरण क्या है, पदार्थ के अणु या परमाणु द्वारा अवशोषित हो जाती है और पदार्थ के द्वारा अवशोषित विकिरणों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जब अणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च एच फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए तो प्रकाश विकिरणों के अवशोषण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक अणु में प्रकाश या विकिरणों के अवशोषण से आणविक घूर्णन, आणविक कंपन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी एनर्जी जो है ई रोटेशन घूर्णन, ई वाइब्रेशन कंपन प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक जो लेवल है उसमें परिवर्तन से जो एनर्जी है उनका योग के बराबर होती है। ठीक है, तो अब देखिए जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होते हैं वो दो प्रकार चयन के नियम के द्वारा निर्धारित होते हैं। एक तो अलाउड ट्रांजिशन होता है, एक फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। ठीक है, अलाउड ट्रांजिशन वो होते हैं जिसमें संक्रमण आसानी से हो जाता है और इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी परिवर्तित नहीं होती है, मतलब सिंगलेट से सिंगलेट में ट्रांजिशन होता है और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन होता है। तीसरा है कि इसमें सिमेट्री परिवर्तित होती है, मतलब एस कक्षक से पी कक्षक में, पी से डी में संक्रमण होता है। फॉरबिडन ट्रांजिशन जो होते हैं ऐसे संक्रमण होते हैं जो आसानी से संपन्न नहीं होते और इसमें सममिति परिवर्तित नहीं होती, मतलब एस से एस में, पी से पी में, डी से डी में और एस से डी में संक्रमण होता है, उसे फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। और इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी परिवर्तित हो जाती है, अर्थात सिंगलेट से ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट से सिंगलेट में जो संक्रमण होगा उसे इसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन हम कहते हैं। चित्र के द्वारा ये मैंने यहाँ पर दर्शाया है कि अलाउड ट्रांजिशन जो है एस से पी में, पी से एस में, ठीक है, 2p से 3s हो गया, 3p से 4s हो गया या 2p से 3d हो गया, इस प्रकार का ट्रांजिशन होता है और फॉरबिडन ट्रांजिशन को भी मैंने यहाँ पे दर्शाया है। अब इस जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं वो भी आगे वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जैसे कि सतत कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो सतत स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम लगातार होता है, उसमें कोई भी सीमा का विभाजन नहीं होता। और जैसे कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में से गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त होता है तो उसमें कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, ये और जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं और बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम या परमाणुीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम को हम आणविक स्पेक्ट्रम या मोलिकुलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें अलग अलग लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य और अलग अलग तरंग संख्या से संबद्ध कई रेखाएं प्राप्त होती है, जबकि बैंड स्पेक्ट्रम में पट्टियों के रूप में ये प्राप्त होता है। जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो गैस या वाष्प
अवस्था के परमाणुओं के द्वारा प्राप्त होता है, जबकि जो बैंड स्पेक्ट्रम है वो द्रव या विलयन अवस्था में प्राप्त होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होने पर, मतलब जो लाइन स्पेक्ट्रम, यदि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा तो उसमें काली सतह पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है, और यदि अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा तो चमकीली सतह पर काली रेखाएं प्राप्त होती है। ठीक है। और जो बैंड स्पेक्ट्रम है उसमें 3 प्रकार से वो हो सकता है, एक तो रोटेशन, दूसरा वाइब्रेशनल रोटेशन, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो रोटेशन स्पेक्ट्रम जो होता है वो इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड मतलब दूर इंफ्रारेड वाली रेडिएशन और माइक्रोवेव रेडिएशन के अवशोषण से होता है। और जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है वो IR क्षेत्र में कंपन के साथ घूर्णन भी होता है, उसके द्वारा होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और विजिबल दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में अवशोषण के द्वारा हमें ये स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।